नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज की विशेष पेशकश एजेंडा में। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अतीक और आज की चर्चा बेहद खास है क्योंकि ये हमसे आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज हम बात करने जा रहे हैं सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर के। जी हां, सड़क सुरक्षा अभियान पर बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जो राजस्थान है वो पहले तो जाना जाता था अपने ऐतिहासिक किलों, राजस्थान के रेगिस्तानी धोरों और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को लेकर के। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ हुई सड़क दुर्घटनाओं ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। अगर बात की जाए जैसलमेर की, तो जैसलमेर में जिस तरीके से चलती बस में जो आग लगी, उस आग में झुलस करके जो 20 लोगों की मौत हो गई, उससे पूरा प्रदेश और पूरा देश स्तब्ध रह गया। इसके साथ ही साथ अभी तक ये घटना शांत भी नहीं हुई थी। उसके दूसरे तुरंत बाद में जोधपुर में एक बड़ी भीषण घटना हुई जिसमें एक टेम्पो ट्रेवलर पर एक डंपर पलट गया जिसमें तकरीबन 18 लोगों की मौत हो गई। ये दो घटनाएं ऐसी थी। उसके तत्काल बाद में हम 2 नवंबर की बात करेंगे। यहाँ जयपुर में एक बेकाबू डंपर ने कुचल करके कम से कम 14 लोगों को मार दिया, यानी कि इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटनाएं बताती हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, क्या कुछ वजह रही हैं, इस पर काफी कुछ बातचीत करने वाली है। अगर हम बात करें पूरे देश भर की बात करें तो अगर हम कई सारे आंकड़े निकल करके आते हैं, 2024 में तकरीबन 1,80,000 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। ये आंकड़ा अगर हम राजस्थान में देखते हैं तो राजस्थान में तकरीबन 11,000 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। ये काफी चौंकाने वाला है। हम पिछले 4 सालों की आंकड़े आपको दिखाते हैं, 2020 से 2024 तक। 2020 में 3,38,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी जिसमें 1,38,000 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 2021 में 4,12,000 दुर्घटनाएं हुई थी जिसमें 1,68,000 मौतें हुई थी। 2022 में 4,61,000 दुर्घटनाएं हुई जिसमें 1,73,000 मौतें हुई थी। उसके साथ साथ 2024 की बात करते हैं तो 4,73,000 दुर्घटनाएं हुई जिसमें 1,80,000 मौतें हुई थी। ये आंकड़ा जो आपके सामने रखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए चिंता का सबब है। इसी पर आज हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जो अपनी अलग अलग फील्ड में काफी कुछ एक्सपर्ट हैं। उनसे हम सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वीरेंद्र राठौर जी हैं। आप आरटीओ हैं और इसके साथ ही साथ आपने रोड सेफ्टी को लेकर के काफी रिसर्चेस की हैं। आप देश के पहले अधिकारी हैं जिन्होंने अधिकारी रहते हुए अपनी पीएचडी कंप्लीट की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे हम काफी कुछ जानें क्योंकि उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर के काफी कुछ खबरें की हैं और ग्राउंड पर क्या कुछ रियलिटी होती है उस पर भी काफी बात करेंगे। राजकुमार जी, आपका भी हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ में प्रेरणा मैडम मौजूद है। आप डॉक्टर प्रेरणा राठौर हैं। आप जो है रोड सेफ्टी को लेकर के काफी कुछ शोध किया। इसके साथ ही साथ आपकी जो एनजीओ है, आप मिलकर के काम करते हैं। आप प्रोफेसर भी हैं। मैडम, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से हमने जब बात की तो इसमें काफी कुछ आंकड़े निकल करके आ रहे हैं। ये आंकड़े हमको और आपको, सरकारों को डराने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से चीजें हैं, क्या कुछ पिछले कुछ दौर में हुआ है और ये घटनाएं क्यों होती हैं, इस पर हम इससे पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, सबसे पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट और रिपोर्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस पहलू के पीछे क्या कुछ वजह है और क्या कुछ इनके उपाय और निवारण हो सकते हैं। हजार 2025 के अंतिम चरण में राजस्थान में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 2 महीने में ही कई बड़े हादसे हुए जिनमें करीबन 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा 15 अक्टूबर को जैसलमेर में हुआ जिसमें बस में भीषण आग लग जाने के कारण बस में सवार 20 लोगों की जलकर मौत हो गई। दूसरा हादसा 2 नवंबर को जोधपुर के पास हुआ जहां एक ट्रक की टक्कर से टेम्पो ट्रेवलर में सवार 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरा हादसा 3 नवंबर को जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र में लोहा मंडी के पास घटित हुआ जहां एक बेकाबू डंपर ने कई कारों को टक्कर मार दी और पलट गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ये घटनाएं राज्य के प्रमुख राजमार्गों जैसे जयपुर दिल्ली,
जयपुर अजमेर और जोधपुर जयपुर मार्ग पर केंद्रित हैं, जो कुल दुर्घटनाओं का लगभग 40% हिस्सा बनाते हैं। इन घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 नवंबर से 18 नवंबर तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं के पीछे मानवीय, तकनीकी और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई कारण जिम्मेदार हैं। राज्य में 60% दुर्घटनाएं तेज रफ्तार के कारण होती हैं। 2024 में जयपुर में 850 मौतें हुई, जिनमें अधिकांश ओवर स्पीडिंग से जुड़ी थीं। 20% हादसे नशे के प्रभाव में होते हैं। जोधपुर हादसे में ड्राइवर की शराब की जांच पॉजिटिव आई। राज्य में 1000 से अधिक ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहां दुर्घटनाएं बार बार होती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 36% मौतें होती हैं। अवैध कट्स, एनक्रोचमेंट और खराब साइनेज भी दुर्घटना के प्रमुख कारक हैं। डंपर और ट्रकों की ब्रेक फेलियर हाल के हादसों का मुख्य कारण रही। 2024 में 24,118 मौतें यूपी के बाद राजस्थान में सबसे अधिक रही हैं। पैदल यात्रियों और दोपहिया चालकों की 70% मौतें हेलमेट न पहनने से होती हैं। ये कारण राज्य की तेजी से बढ़ती वाहन संख्या, जो 2024 में 2.5 करोड़ से अधिक हो गई हैं, के साथ जुड़े हैं, जो सड़क क्षमता से कहीं अधिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज जयपुर। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी, इसमें कई सारे कारण होते हैं। जब रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, कई तरह की जो इसमें चीज़ें निकल करके आती हैं। आइए हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, उसको थोड़ा सा तकनीकी रूप से जानने की कोशिश करते हैं और गहराई में इसके चलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रेरणा अरोड़ा मैडम के पास चलूंगा। प्रेरणा मैडम, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगूंगा। शुरुआत में आपका नाम हमने प्रेरणा अरोड़ा की जगह मतलब कर दिया, प्रेरणा अरोड़ा ही है आपका नाम है। तो सबसे पहले आपसे सवाल का जवाब ये लेंगे कि मैडम, जिस तरीके से जो हमारी चर्चा हो रही है, ये जो कई सारे ऐसी दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या कुछ वजह है इनके पीछे आप देखती हैं? देखिए, अभी हम जितनी भी लगातार हम बात कर रहे हैं, रिपोर्ट में भी बताया गया, जो बस दुर्घटनाएं हुई, ट्रॉला डंपर्स वगैरह ने आपस में टक्कर हुई, इतने लोगों की मौत हुई, बल्क में मौत हुई है। तो जब हम कोई भी सड़क दुर्घटना की बात करते हैं, तो हम केवल और केवल ड्राइवर पर फोकस ना करके अगर पूरे इकोसिस्टम पे बात करें कि एक सड़क जो है उसमें जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, और उसमें कम से कम एक सड़क दुर्घटना होने के लिए 3 कारणों का होना जरूरी है कि एक तो रोड यूजर, ड्राइवर, पैसेंजर होना चाहिए, वाहन होना चाहिए और सड़क होनी चाहिए। तो अगर हम दुर्घटना की बात करें तो कहीं ना कहीं इन तीनों के स्तर पे खामियां हैं, और जब वो खामियां सारी एक साथ एक जगह इकट्ठी होती हैं तो एक बड़ी दुर्घटना का वो कारण लेती हैं, और जिस तरह से मौतें हुई हैं वो हमें दिखाई देती हैं। तो अगर हमें सुरक्षा देनी है और हम चाहते हैं, सच में हम चाहते हैं कि हम इन मौतों को रोकें, और हम इन दुर्घटनाओं का जो आंकड़ा भी आपने इतना भयावह आंकड़ा बताया भी, उनको अगर हम कम करना चाहते हैं तो हमें इन तीनों स्तर पे ही काम करना पड़ेगा। हमें ड्राइवर, रोड यूजर में केवल ड्राइवर नहीं है, इनफैक्ट गाड़ी में जो पैसेंजर्स बैठे हैं, सड़क पे पैदल चल रहे हैं, जानवर भी हैं, और इवन आप खड़े भी अगर हैं कहीं पे और गलत जगह खड़े हैं तो वो भी एक कारण बनता है। सिमिलरली वाहन है, वाहन जब खुद की वाहन की फिटनेस है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो गया है, उसमें कोई लाइटिंग नहीं है, रिफ्लेक्टर्स नहीं है, या वो गलत जगह पे पार्क हुआ हुआ है या गलत जगह खड़ा हुआ है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है एक दुर्घटना को जन्म देने का और बहुत सारी मौतों का। और उसी के हिसाब से सड़क के डिजाइन अगर सारे रोड यूजर्स के हिसाब से, जैसे पैदल चलने वालों के लिए, बसेस के लिए, कार्स के लिए, टू व्हीलर्स के लिए, इवन हमारे यहाँ पे तो घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी और ऊँट गाड़ी भी सड़क पे ही चलती है, मिक्स ट्रैफिक है। तो हमारी रोड्स एक्चुअली आज की तारीख में भारत की कोई भी सड़क मिक्स ट्रैफिक को अकोमोडेट करने के लिए पर्याप्त डिजाइन नहीं है। केवल तेज गति से चलने वाले चौपहिया वाहनों के लिए ही हमारी सड़कें बनाई गई हैं। तो ये तीनों मिलके जब कहीं पे बहुत ज्यादा खराब, अब जैसे जितनी भी दुर्घटनाएं आपने बताई, उसमें वाहन या तो गलत रात में पार्किंग हुआ था, ढाबा, इलीगल ढाबे के सामने वो खड़ा हुआ था, या जो व्यक्ति था वो खुद नशे में था और डंपर खुद
खुद मॉडिफाइड नहीं था, उसकी फिटनेस के कई बार चालान हो चुके थे। तो ये अब फिर जब ये तीनों कारण मिले तो बहुत बड़ी जो आग लगी जिस व्हीकल में, तो वो मॉडिफाइड व्हीकल था, उसमें इमरजेंसी गेट्स नहीं थे बाहर निकलने के लिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तीनों स्तर पे, चाहे वो प्रशासन के स्तर पे हो, वाहन की जो खुद चलाने वाली कंपनी है या वाहन निर्माता है उनके स्तर पे हो, और रोड यूजर और ड्राइवर्स, वो तो है ही लापरवाही जो हम करते हैं। और फिर उनका क्योंकि एनफोर्समेंट भी नहीं होता है, जो अगर उनकी लापरवाही को ठीक करना है, तो जब सब कारण मिले तो इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, और अगर ठीक करना है तो इन सभी स्तर पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से जो चीजें चल रही हैं, कई सारी एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आई, क्योंकि आप ग्राउंड पे भी रहते हैं, सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी वजह निकल करके सामने आती है जो इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं? क्योंकि कई सारे पॉइंटर्स मैडम ने बताया कि 3 लेयर्स पे चीजों को जिम्मेदार होती है, उन पर काम करने की जरूरत है। तो सर इन पर थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं। जी, हमारे देश में सड़क सुरक्षा के 3 मानक हैं। एक होता है वाहन के मानक, उनको कहते हैं ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जी, जो 1 से लेकर 206 मानक बने हुए हैं। इसी प्रकार सड़क के मानक जो है इंडियन रोड कांग्रेस, जो इंडियन रोड कांग्रेस के मानक हैं, वो भी 171.001 से लेके 171 बने। तीसरे मानक होते हैं सड़क उपयोगकर्ता के मानक। सड़क उपयोगकर्ता 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉन मोटराइज, गैर मोटर चालित, और एक होता है मोटर चालित। तो गैर मोटर चालित जो होता है उसको कहते हैं जो इसमें इंजन नहीं होता है, जैसे ठेला गाड़ी, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, जानवर, या जो भी साइकिल वाले, और मोटराइज में 2 व्हीलर 4 व्हीलर था। तो जो नॉन मोटराइज है, इसके लिए भारत सरकार ने एक मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन बनाया है 2017 में, और वो उसको 7-8 साल हो गए। उसको उसके 40 नियम है, उसको ड्राइविंग चालीसा कहते हैं एक तरह से। उन चालीसा का भारत के प्रत्येक नागरिक को जब वो सड़क पर आए तो उन 40 नियमों का ज्ञान हो, तो हम नॉन मोटराइज के साथ साथ मोटराइज के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। और जो ड्राइवर है, ड्राइवर की ट्रेनिंग जो है, जब नया लाइसेंस लेता है तब उसको फ्रेशर के रूप में, और जब लाइसेंस रिन्यूअल करे तब रिफ्रेशर के रूप में, और जब वो अपराध करे तो अपराध करने के बाद कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जैसे कि शराब पीकर वाहन चलाना, तेज गति से वाहन चलाना, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग चलाना, बिना अनुमति के रेसिंग करना, मोटरसाइकिल पे 2 की जगह 3 बिठाना, सड़क सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करना, हेलमेट नहीं पहनना, और एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड को साइड नहीं देना, ये इस तरह के अपराध हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है, इसको बहुत ही, जो पिछली 3 दुर्घटनाएं उस पर बहुत चिंतित होकर और राज्य स्तर पर एक बहुत बड़ा अभियान चला रखा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि एनफोर्समेंट, एजुकेशन और इंजीनियरिंग और हेल्थ, ये चारों ड्राइव सभी विभाग मिलकर चलाएं। और हमारी जैसी राजस्थान की संस्कृति रही कि हमारी जो एक संस्कृति जिसको लोग बाहर से देखना आते हैं, लेकिन जब सड़कों की संस्कृति देखते हैं तो वो उससे विपरीत नजर आती है। तो हमें एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने के लिए सड़क के नियम, विनियमों को पूरी तरह से समझकर उनका पालन करना चाहिए। तो पिछली जो दुर्घटना हुई, जिसमें आप देखिए जैसे जैसलमेर की दुर्घटना हुई, जैसलमेर की दुर्घटना में जो वहां जो बस है वो क्या है कि अनडिवाइडेड हाईवे है, बिना डिवाइडर वाला हाईवे, वहां बस की अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा ओवर स्पीड चलाते हैं। वहाँ बस जो गाड़ियां हैं वो 1.5 गुना स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड से भी 1.5 गुना तक चलती है। और जो बस थी उसमें AIS मानक का उल्लंघन था, कि मतलब AIS मानक का उल्लंघन नहीं, AIS ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, यानी इमरजेंसी गेट है, एयर वेंटिलेशन है, और जहां तक जो इमरजेंसी गेट के वहां पर भी जो है उस तरह की सीट लगा दी थी जो वो खुल नहीं सके, एक हथौड़ा होना चाहिए हर स्लीपर के पास। जांच कैसे, जैसे आपने बताया कि AIS की जो मानक होते हैं उन पर खरे नहीं उतरते हैं, सरकार के प्रतिनिधि भी आप जो है होते हैं, उनकी जांच करते हैं, कैसे ये लोग जब इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं और ये डिसीजन ले लेते हैं और इस तरह से मॉडिफाई करा लेते हैं? अभी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो है, अब जो 1 सितंबर 2025 से प्रत्येक व्हीकल का, प्रत्येक बस मतलब यात्री वाहन का, जब भी एक मॉडल या उसका वेरिएंट भी आएगा तो उसकी जैसे अपने घर की डिजाइन होती है ऐसे एक डिजाइन बन के आती है, और भारत सरकार की 11 टेस्टिंग एजेंसियां हैं, वो उस ड्राइंग को बनाती है और उसको अप्रूव, उसके अकॉर्डिंग बॉडी बिल्डर को एक्रीडेशन मिलता है, वो बॉडी बिल्डर उसको बनाता है। तो पहले तो क्या होता है, वो सेल्फ अटेस्टेड कर देते हैं अपनी बॉडी को, लेकिन ये 1/9 से तो बिल्कुल ही उसको प्रत्येक व्हीकल के लिए ड्राइंग कर दिया। और जब इंस्पेक्टर जब इंस्पेक्शन करता है तब वो उनका मूल काम यही रहता है कि वो AIS स्टैंडर्ड को, जो स्टैंडर्ड नाम, उसको इंस्पेक्शन के दौरान इंश्योर करें। उसके बाद में जब रजिस्टर्डिंग अथॉरिटी जब रजिस्टर्ड करता है तब भी वो चेक करे, और जब वो रोड पर चलती तो बार बार जब एनफोर्समेंट एजेंसी उसको चेक करेगी वो AIS स्टैंडर्ड में उसने कोई मॉडिफाई कर दिया या अल्ट्रेशन तो नहीं कर दिया, जैसा कि उस बस में किया हुआ था। ठीक है, जैसे वो नॉन AC थी, ऐसी थी, तो इस तरह के जो है उस मामले में सारे मानकों को जो है चेक करते हैं, उसके बाद में उसको जो हरी झंडी दी जाती है, उसको परमिट की जाती है। दूसरा क्या है कि जो हमारा जो देश है
हमारा देश 18-19 साल से एक्सीडेंट डेथ में नंबर 1 है जी। लेकिन हमारे देश को अगर देखा जाए, हमारी संस्कृति से जोड़े, तो हमारा देश का जो नॉन मोटराइज गाड़ी का पहला ड्राइवर भगवान कृष्ण हुए, जिन्होंने रथ को चलाया था। और पहली बार उस समय 64 कानून बने थे, रथ विधि बनी थी जी। उसमें एक रथ विधि थी। और हमारे जो उपनिषद उसमें तो 2 श्लोक और आते हैं, आत्मा नाम रथितम, यानी मन चालक है, शरीरवान और जीवन यात्रा सड़क है। बिल्कुल। तो जीवन यात्रा रूपी सड़क और शरीर रूपी वाहन को सुरक्षित बनाने के इस मन रूपी चालक को इंद्र से नियंत्रण करना। तो ये बात उस जमाने में जो आज हमारे लिए उस बात को आज तक सार्थक करने की हम सभी को जरूरत है। बिल्कुल सामूहिक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। इसको जो है हमको अपने ऊपर धरातल पर उतारना भी चाहिए कि जिस तरीके से भी बातचीत कर रहे थे, सरकार हालांकि इस चीज को लेकर काफी ज्यादा संजीदा है, ऐसी बात नहीं है। जब से ये कई सारी दुर्घटनाएं हुई हैं बैक टू बैक, जब 3 तारीख की घटना हुई और 2 तारीख की जब घटना हुई, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्वयं इसको लेकर के एक बैठक में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में कहा कि जो भी इस तरीके से घटनाएं हुई उनकी रोकथाम के लिए जिला लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं उनको निर्देशित किए गए कि आप जाकर के ग्राउंड में इसकी चेक करिए। कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए, कुछ सख्त फैसले भी लिए गए। उस फैसलों को कुछ मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके जो फैसले के उसमें दुर्घटना में घायलों को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया जाए, यह फैसले लिया गया है। उसके साथ ही साथ आगामी 15 नवंबर से 15 फरवरी तक ट्रक चालकों की आंखों की जांच की जाएगी। कई बार ऐसी रिपोर्ट्स निकल करके आती हैं कि जो लोग ड्राइवर होते हैं उनकी आईसाइट कमजोर होती है, इसकी वजह से उनको चीजें क्लियर दिखती नहीं है, तब भी हादसे हो जाते हैं। और चालकों से ओवर टाइम ड्राइविंग करवाने पर ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जिम्मेदारी तय कर कठोरतम कार्रवाई। कई बार ऐसी एजेंसियां होती हैं जो इस तरीके से जो डॉक्टर होते हैं एक असाइनमेंट पूरा करके आते हैं, तत्काल बाद दूसरा असाइनमेंट उनको दे देते हैं। इसके बाद में उनको रेस्ट मिल नहीं पाता है, उनका टाइम ड्यूरेशन काफी ज्यादा हो जाता है। कहीं ना कहीं ये भी एक जो दुर्घटनाओं का बड़ा कारण होता है। हाईवे पर गलत दिशा में आने वाले वाहनों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। उसके साथ ही साथ दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को भी सम्मानित किया जाए। कई बार ऐसी चीजें देखी जाती हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है, लोग सिर्फ इसलिए मदद करने नहीं जाते हैं कि कोई पुलिस केस हो जाएगा या ऐसा कुछ से बचने के लिए। हालांकि सरकार ने इसको प्रोत्साहन करने की बात कही है और जो भी मदद करता है उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। इस तरह कई सारे पैरामीटर्स हैं, कई सारी ऐसी गाइडलाइन जारी की गई हैं जिनको धरातल पर उतारना चाहिए। अब हम सीधा चलेंगे राजकुमार शर्मा जी के पास में। राजकुमार जी, जिस तरीके से सरकार काफी कुछ चीजें कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। कहाँ कमी रह जाती है जो अवेयरनेस को लेकर के? देखिए 140 करोड़ का देश है हमारा, व्हीकल इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि जयपुर शहर की सड़कों पर सड़कें वही हैं, एक दौर का जो बना हुआ शहर है वही है। थोड़ा बहुत रोड इंजीनियरिंग के जरिए उनको चौड़ा करने और ये प्रयास किए गए, लेकिन व्हीकल 4 गुना हो गए। जहां एक परिवार में 4 लोग हैं, उनके पास चारों के पास 8 व्हीकल है, एक 4 व्हीलर एक 2 व्हीलर। शहर में ऐसी स्थिति है, गलियों में ऐसी स्थिति है। हाईवे जो शहर के आसपास से निकल रहे हैं वहां बहुत जाम रहता है। मतलब जयपुर से अगर आप बाहर निकलो तो 1-1, 1.5 घंटा यहाँ से सिटी के एरिया क्रॉस करने में लग जाता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि व्हीकल परचेज करने वालों को भी किसी न किसी तरीके से आपको पाबंद करना पड़ेगा। लोगों को कम से कम उनके पास पार्किंग की जगह हो, अगर एक परिवार में एक व्हीकल है तो दूसरे व्हीकल की जरूरत समझी जाए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि जो शहर के आउटर एरियाज के जो रोड है उनको डेवलप तो कर दिया, लेकिन उनपे कोई रोड तो बना दिए, लेकिन उनपे ट्रैफिक सेंस के लिए कोई जो है चीजें डेवलप नहीं करी गई। जिस जगह ये अपना जयपुर के हरमाड़ा इलाके में जहां जो एक्सीडेंट हुआ, जहां ट्रेलर ने कुचला, वहां से लोहा मंडी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए व्हीकल्स भी वहीं से जाते हैं, हैवी व्हीकल भी दिन में वहीं चलते हैं, लोकल व्हीकल भी चलते हैं, बस स्टैंड भी वहीं बना हुआ था। इस हादसे में मरने वाले मैक्सिमम लोग या तो 2 व्हीलर वाले थे या पैदल जो बसेज और इनके इंतजार में खड़े थे। बस शेल्टर्स ही नहीं है। बाहर के आउटर एरिया में जैसे जहां से लोग चढ़ते हैं वहां कम से कम बस शेल्टर हो, साइड में बना हुआ हो, तो कम से कम उसमें जाके आदमी खड़ा हो। रोड पे खड़ा होकर जब बस का इंतजार करेगा। प्रेरणा जी, काफी अहम मुद्दा इन्होंने उठाया। मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से जो एक ही रोड पर जैसे बैलगाड़ी भी चलती है, साइकिल भी चलती है, हैवी मोटर व्हीकल भी चलते हैं, कार भी चलते हैं, सारी चीजें, क्या ऐसी कुछ पॉलिसी नहीं है कि हर चीज के लिए अलग अलग जो है रोड व्यवस्था की जाए या ऐसी कुछ चीजों को लेकर के अलग लेन बनाई जाए? क्या कुछ पॉलिसी कहती है? देखिए, अभी जैसे सर ने बोला था, IRC के जो इंडियन रोड कांग्रेस है उसके पूरे नियम है कि पदयात्रियों के लिए प्रॉपर फुटपाथ होने चाहिए, प्रॉपर बस स्टैंड होने चाहिए। लेकिन जैसा मैंने अपने पहले भी ये कहा था कि जब सड़क है वो अपने आप में कंट्रीब्यूट करती है, सड़क के डिजाइन, क्योंकि अब आपने जब बस शेल्टर्स नहीं बनाए हैं, आपने फुटपाथ अगर बनाए भी हैं तो वो टूटे हुए हैं या इनक्लोज्ड हैं, तो आप पदयात्रियों को और खड़े हुए जो इंतजार करने वाले लोग हैं उनको आप बाउंड करते हो कि वो सड़क पे ही आके खड़े होंगे, क्योंकि वो कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। तो वो मिक्स ट्रैफिक में वहीं खड़े हैं और वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। और मैं यहाँ पे ये मुद्दा बहुत जरूरी उठाना चाहूंगी कि पूरी दुनिया भर में इस बात पे बहुत जोर दिया रहा है, क्योंकि देश में 2 ही टारगेट ग्रुप
ग्रुप में जिनकी मौतें सबसे ज्यादा हो रही है, एक तो दोपहिया वाहन चालक है और दूसरे पदयात्री हैं। और अगर आप सड़क पे थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो दोनों के लिए ही सड़क पे ना तो कोई प्रॉपर लेन है, ना ही उनके खड़े या चलने के लिए जगह है, क्योंकि हमारी जितनी भी रोड, आई डोंट नो रोड इंजीनियर्स ने किस स्थिति में सड़कें निर्माण किया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्पीडिंग व्हीकल्स के हिसाब से ही सड़कों को डिजाइन किया हुआ है। और पूरी मतलब ये मैं कहना चाहूंगी कि हम सड़कें बनाना तो चाह रहे हैं, हर रोज हम एक प्रधानमंत्री जो योजना है उसमें हम 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की सड़कें खींच रहे हैं, लेकिन वो हम सिर्फ और सिर्फ काली पट्टियां खींच रहे हैं, वो सिर्फ सड़कें बना रहे हैं, सुरक्षित सड़कें नहीं बना रहे। सड़क बनाने में और सुरक्षित सड़क बनाने में बहुत अंतर है, और वो नहीं बनाई है सुरक्षित सड़कें, इसीलिए वो लोग सुरक्षित सड़कों में क्या कुछ होने चाहिए, क्या मानक होने चाहिए? सुरक्षित सड़कों में जितने प्रकार के रोड यूजर्स हमारे देश में चल रहे हैं, खास तौर पे 4 कैटेगरीज हैं। पदयात्री हैं, जो कि बस शेल्टर्स पे जो खड़े होते हैं वो भी पदयात्रियों में ही आते हैं। उसके बाद में 2 व्हीलर राइडर्स हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से, हमारे सबसे ज्यादा 74% जो वाहन है इस देश की सड़क पे वो दोपहिया वाहन चालक है, लेकिन उनके लिए प्रॉपर कहीं साइड में एक प्रॉपर लेन नहीं है, उनको मजबूरी है कि वो बड़े वाहनों में से या तेज वाहनों के बीच में से वो निकलते हैं। और फिर उसके बाद में कार और फिर बस, ट्रक, तो ऐसे कम से कम 4 जो मेजर हमारे ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं या रोड यूजर हैं, उनके हिसाब से सड़कों को प्रॉपर डिजाइन किया जाए। सारी डिजाइन हैं, आईआरसी के नॉर्म्स भी हैं। पिछले 2017 में और 19 में आई थिंक या 22 में ही पदयात्रियों को लेकर के आईआरसी ने नए नियम भी निकाले हैं। स्कूलों के आसपास जहां बच्चों की आवाजाही ज्यादा होती है वहां पर और स्पेशल नियम भी इंडियन रोड कांग्रेस ने बनाए हैं, लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में वो दिखाई नहीं देते धरातल पे। बिल्कुल, यानी कि सड़कों का जाल बिछा देना ही बड़ी बात नहीं होती है, सड़कों में गुणवत्ता पर सड़क बननी चाहिए। इसके साथ ही जो तय मानक है, मानकों के आधार पर ही होनी चाहिए। कई बार जो है इस तरीके से चीजें हो जाती हैं, यही कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना का सबब बनती है। तो जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ में इस वक्त सीधा जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में पद्मश्री माया टंडन जी हैं। आपने रोड सेफ्टी को लेकर के काफी कुछ काम किया है, आइए इनके कुछ अनुभव समझने की कोशिश करते हैं। माया जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो भी हाल फिलहाल में कुछ जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, कई सारे लोगों की दुखद मौत हुई है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ इसके पीछे के कारण है, उनसे बचाव के लिए क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे, क्या कुछ करना चाहिए एक आम नागरिक को, सरकार को, चूंकि आप दोनों से आपका तालमेल रहता है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि मैं दुर्घटना के अंदर पोस्ट एक्सीडेंट केयर, मतलब दुर्घटना के बाद व्यक्ति को किस से जमीन से उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, ये तो होना ही है, क्योंकि एक्सीडेंट में वहीं तो कोई छोड़ ही नहीं सकते। तो आम पब्लिक ही तो लोग को उठा के लेके जाती है हॉस्पिटल, तो वो जो पब्लिक जाती है उसको पता होना चाहिए कि क्या सीक्वेंस से उठा के लेके जाना चाहिए। क्योंकि अभी लाल जी ने जो निर्णय लिए हैं उसके अंदर लाइफ सेफ्टी पे कुछ भी बात नहीं हुई है। लाइफ सेफ्टी मतलब जीवन रक्षा प्रणाली, वहां पर कई लोग ऐसे निकलेंगे अंदर से, सड़क मतलब जल गई, गाड़ी जल गई, उसके मर ही गए, तो जो मर गए उनको तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, उनके पास कोई वो नहीं दे देंगे, तो ट्रायल्स के फॉर्म में उठाएंगे। जो सबसे ज्यादा घायल है, जिनको सबसे जल्दी अस्पताल पहुंचा के जब मतलब जीवित रखा जा सकता है, उनको जल्दी से जल्दी पहले हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। और बाकी जो उस वक्त यहाँ पर कोई किसी को कुछ प्रेरणादायक ऐसी चीज कर सकते हैं कि भाई उसको सीपीआर देने की जरूरत है, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती और वो जीवित रहेगा और रहेगा, तो उनको उस हिसाब से वहां पर जो लोग प्रेजेंट है उनको कैसे बचाना चाहिए। तो ठीक है। और तीसरा ये काफी ऐसे है जो आराम से हॉस्पिटल जा सकते, उनको बाद में हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। दूसरी बात ये भी प्रोक्सिमेट्री लॉ निकाला है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अंदर जो 25,000 रुपए वाली चीज है वो कही गई है, तो किसी को इसकी जानकारी नहीं है, तो हम ट्रेनिंग कोर्स देते हैं बायस्टैंडर्स को कि सीक्वेंशियल इवेंट कैसे कर सकते हैं। माया जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके जो ड्राइवर्स होते हैं, कई बार उनकी जो आईसाइट होती है वो बहुत वीक होती है, वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि दरअसल उनकी आंखें कमजोर हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं, हैवी मोटर व्हीकल चला रहे हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे में सरकार ये कैसे सुनिश्चित करे कि इनकी आईसाइट कमजोर है, उनके टेस्ट के लिए, चेकअप के लिए कोई कैंप लगा के या कोई अभियान चला करके ऐसी कुछ व्यवस्था है या कुछ है तो क्या है और क्या होनी चाहिए इसमें? बिल्कुल है, कई लोग तो सिर्फ यही काम कर रहे हैं जी। हमारे राजस्थान के अंदर ये जो पूरे टाइम यही वाला काम करते हैं, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि हाईवेज, क्योंकि 3.6% है उसमें दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, और हाई ऐसे लोग को जो
ऐसे देना चाहिए कि एक एक हाईवे को एक एक तरह ले ले और आइस टेस्ट करते रहे। ठीक है। ऐसे अगर करेंगे, खाली बुला के करेंगे तो इतनी हमारी जनता ज्यादा है, और जो ड्राइवर्स हैं वो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं, तो हाईवे के आसपास जो लोग रहते हैं उनको ट्रेनिंग वहीं पर ही दे दी जाए। तो ऐसे कई संस्थाएं जो हाईवे पर ही ट्रेनिंग देती है, वहाँ पे कोई दिक्कत होती नहीं थी। हाईवे के अंदर उन्हें चार्ज को लगा देते हैं और उसके द्वारा पढ़ देते हैं, चार्ज से ही हो जाती है। ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से अभी पद्मश्री माया टंडन जी ने बताया है कि कई बार होता है ऐसे अभियान चलाए भी जाते हैं, सरकार की तरफ से भी चीज़ें चलाई जाती हैं, कहीं ना कहीं जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी भी जो है इसमें जो है कभी कभार उदासीनता भी होती है, कभी कभार वो सम्मिलित भी होते हैं। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि इसे ग्राउंड पर और ज़्यादा तेज़ी से करने की ज़रूरत है। वीरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से जो घटनाएं बढ़ रही हैं, हम जब मोटर ट्रेनिंग जो स्कूल होते हैं, कई बार ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस जो कई बार बनवाने के लिए जाते हैं या उसमें सीखने के लिए जाते हैं, उनके क्या कुछ मानक होते हैं? क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो गाड़ी चलाना तो नहीं जानते हैं लेकिन लाइसेंस बनवा लेते हैं, तो उनके लिए जो ट्रेनिंग स्कूल है, ट्रेनिंग सेंटर है, वो क्या रोल अदा करते हैं? इसके बारे में सर आपसे जानकारी लें। हमारे जब टू व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस बनाते हैं उसमें तो ऑप्शनल है, वो चाहे तो सीखे या वो अपने घर पे सीख के ड्राइविंग टेस्ट देके लाइसेंस बनवा सकता है। लेकिन जो हेवी लाइसेंस जो बनाते हैं उसके लिए 30 दिन की ट्रेनिंग करना जरूरी है। उसके लिए जो है रिकॉग्नाइज्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स या स्कूल्स होती हैं, वहाँ ये ट्रेनिंग करना होता है। अभी भारत सरकार ने जो पुरानी ड्राइविंग स्कूल्स हैं उनको और पूरे देश भर में 10 लाख की आबादी पर एक जिला स्तर का ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और संभाग स्तर पर 1 करोड़ की पॉपुलेशन पर एक रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन पर राज्य स्तर का ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। उसके लिए जो जिला स्तर वाले के लिए 2.5 करोड़ रुपए और संभाग स्तर पर 5.5 करोड़ रुपए और 17.25 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे देश भर में एक ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेंटर बना रही है। और उससे जो अभी जो बात करें तो ड्राइवर का आई टेस्टिंग और स्वास्थ्य जांच भी उसमें होगी, उसके अंदर एक अलग से लैब होगी उसके अंदर। और ऐसे ड्राइवरों को जो वो नया लाइसेंस लेंगे तो वहाँ ट्रेनिंग होगी, और जो वो पुराना ड्राइवर होगा तो उसकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगी। मैंने आपको बताया कि कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें लाइसेंस अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसमें रिफ्रेशर ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है। वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो वहां पर जाके करेगा तो निश्चित तौर पे बिहेवियर चेंज, क्योंकि अभी जो तीनों दुर्घटनाएं हुई, अगर ड्राइवर को ट्रेनिंग होती तो वो निश्चित तौर पे वो शराब पीकर वाहन के हाथ ही नहीं लगाता। यहाँ पर जो डंपर वाले केस में, और उस बस वाले में जो टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी थी वो तीसरी लेन पे चल रही थी, मतलब बीच वाली लेन में चल रही थी, जबकि वो 9 सीट से ऊपर थी। उसकी अधिकतम गति सीमा उस एक्सप्रेसवे पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो 100 से ज्यादा थी। और 2 ट्रक फर्स्ट लेन डिवाइडर के पास और बीच वाली लेन में चल रहे थे, तो उसको ओवरटेक करना था, जबकि राइट साइड से ओवरटेक करने की बजाय उसने लेफ्ट में ओवरटेक की। और जो आगे एक ट्रक था वो कैरिज वे पे उसने पार्क कर रखा था इलीगल, और उधर एक ढाबा था, तो उसने जैसे ही उसने लेफ्ट में कट मारा, स्पीड ज्यादा थी, तो पूरे पूरे इतने लोगों को मार दिया। इसमें जो चारों लोग थे, खड़ी पार करने वाला, 2 आगे चलने वाले ट्रक और 2 जो गाड़ी जिससे एक्सीडेंट हुआ, ये चारों ड्राइवरों को अगर ट्रेनिंग होती तो उनको एक कर्तव्य का बोध होता। तो ड्राइवर ट्रेनिंग इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बिहेवियर, क्योंकि दूसरा क्या है कि ड्राइवर को लोग हीन भावना से समझते हैं, लेकिन ड्राइवर हमारे विभिन्न राज्यों के विभिन्न भाषाओं के ड्राइवर जब होटल पे आते जाते हैं तो संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं और भारत की सांस्कृतिक एकता स्थापित करते हैं। इसलिए एक बहुत बड़े मुख्य सूत्रधार है, उनको 8 घंटे ड्राइविंग करने से ज्यादा नहीं करनी चाहिए और 5 घंटे बाद उनको आधा घंटे का आराम करने का प्रावधान है। प्रेरणा मैडम, जैसे कि अभी जैसे बताया कि 8 घंटे से ज्यादा ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे एजेंसीज होती हैं जो ट्रेवल एजेंसीज हैं, उनसे 8 घंटे 16 घंटे 12 घंटे काम लेती हैं। एक असाइनमेंट काम किया, दूसरा तुरंत दूसरा पकड़ा दिया। ऐसे में अगर कोई ऐसा उल्लंघन करता है, ऐसे काम करता है, तो क्या कुछ प्रावधान है उनको दंडनीय घोषित करने के लिए, उनको जो है पनिशमेंट करने के लिए? अभी इसको जैसा वो बता भी रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में आदेश दिए हैं सभी राज्य सरकारों को कि वो ड्राइवर की 8 घंटे ही मैक्सिमम ड्यूटी जो है उनकी आवर्स, उसको वो कंट्रोल करने के लिए अपने यहाँ पे मॉनिटरिंग पूरा सिस्टम करें। क्योंकि पहली बात तो ये है कि पकड़ में आए तो ही तो सजा मिलेगी ना, अभी तो वो पकड़ में ही नहीं आते, उनकी कोई मॉनिटरिंग स्कीम नहीं है हमारे पास में, उनके लिए रेस्टिंग स्टेशंस नहीं है कि वो उनको 8 घंटे हो चुके हैं तो अगर वो मिडिल ऑफ द रोड पे 8 घंटे कंप्लीट कर रहा है तो वो कहाँ खड़ा होगा जाकर के, कहीं उसको रेस्ट करने का, जैसे उन्होंने कहा कि 5 घंटे के बाद कम से कम आधा घंटा उसको रेस्ट करना चाहिए, तो कहाँ व्हीकल लगाएगा? वही बात आ रही है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप नहीं है कि अगर हम पेनल्टीज लगा भी लें तो वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है।
मॉनिटर नहीं हो पा रही है। कानून तो सारे बने हुए हैं हमारे देश में, कानून तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। खासतौर पे ड्राइवर को, जैसा इन्होंने एक वर्ड यूज किया कि हम ड्राइवर को एक बहुत ही हीन भावना से देखते हैं, जबकि ड्राइवर श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। और कोरोना के समय अगर आप देखेंगे तो ड्राइवर जी थे जो हमें एक जगह से दूसरी जगह तक सामान हमको लाके दे रहे थे। तो वो हमारे को समाज में भी ये एक मैसेज देने की जरूरत है कि ड्राइवर को आप हीन भावना से ना देखें, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसमें कहीं ना कहीं हम समाज के जो पैसेंजर्स हैं, हम लोग हैं, हम भी जिम्मेदार हैं कि जैसे हम टैक्सी ड्राइवर बुला रहे हैं, ट्रक ड्राइवर बुला रहे हैं, बस ड्राइवर बुला रहे हैं, हम शादियों में जा रहे हैं, बारातें लेके जा रहे हैं, तो हम तो खुद तो आराम से सो जाते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन ड्राइवर तो कॉन्स्टेंटली बिना पल पल के झपकाए चला रहा है। हम उसको रात को 2 बजे ही कहते हैं कि चलो भैया फटाफट चलो, और उसको जल्दी, और वो तैयार हो जाता है। हम उसके रेस्टिंग का, उसके खाने का, उसके पीने का हम खुद ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि वो हमें जल्दी से जल्दी पहुंचा दे। तो ये जल्दबाजी भी हम ही करते हैं। बड़ी बात निकल करके आई, चूंकि जो ड्राइवर्स होते हैं उनका भी ख्याल रखना कहीं ना कहीं हमारी अहम जिम्मेदारी, क्योंकि जब हम भी कभी कहीं जा रहे होते हैं या कहीं सफर कर रहे होते हैं तो ड्राइवर का ख्याल रखना, उनके खाने पीने का, उनके सोने का, और रेस्ट सबसे बड़ी बात है। जब 8 घंटे की अगर ड्राइविंग हो जाती है तो उन्हें कहीं ना कहीं रेस्ट देना जरूरी हो जाता है। राजकुमार जी, चूंकि अब जिस तरीके से जो डिजिटल इंडिया चल रहा है, डिजिटाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, तो ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या एआई का क्या कुछ यूज किया जा रहा है? सरकारों की बात की जाए, केंद्र सरकार की बात करें, हम राज्य सरकार की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी में क्या कुछ यूज किया जा रहा है? बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल विदेशों में ऐसी गाड़ियों में इस तरह का ब्रेथ एनालाइजर लग जाता है कि आप जब तक उस पर ड्राइवर जब गाड़ी स्टार्ट करेगा तो उसमें फूंक मारेगा। अगर वो अल्कोहल उसने यूज नहीं किया, कंजप्शन नहीं किया होगा तो ही गाड़ी स्टार्ट होगी, वरना गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इंडिया में भी इस तरह के प्रयोग नई गाड़ियों में तो कम से कम हो ही सकते हैं, और पुरानी में भी बहुत सस्ता सा किट है, बहुत ज्यादा कोई उसका कॉस्टली नहीं है, कि ड्राइवर ड्राइविंग करने से पहले ब्रेथ एनालाइजर उसकी गाड़ी में लगा होगा, उसमें वो फूंक मारेगा। अगर वो नॉन एल्कोहलिक है तो ही गाड़ी स्टार्ट होगी, वरना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। नंबर 2, जो नए बच्चे हैं, नई उम्र के, कम उम्र के नाबालिग बच्चे भी आजकल जयपुर में बहुत गाड़ी चलाते हुए, एक्सीडेंट करते हुए कई मामले सामने हैं। पिछले दिनों ही एक केंद्रीय पूर्व राज्य मंत्री का बेटा जयपुर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बना। 16 साल का नाबालिग बच्चा था। ऐसे में उनके जिम्मेदार लोग जो भी हैं, जो उनके लिए जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल है, उनके पेरेंट्स हैं या जो भी हैं, वो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे रूल्स बने हुए हैं लेकिन उनमें एनफोर्समेंट का काम नहीं हो रहा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अब नए कानून जो भारतीय न्याय संहिता में आए हैं, उसमें मोटर व्हीकल एक्ट जो पुराना था उसमें चेंज करके और जो पुराने कानून थे उनमें बदलाव किया गया, लेकिन उनमें इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। पहली बार भारतीय न्याय संहिता के नए कानून में, जो ये अभी जयपुर में हरमाड़ा में जो दुर्घटना हुई, ट्रक चालक ने 14 लोगों को कुचल दिया, उसमें 105 बीएनएस में एफआईआर दर्ज हुई है, जो आजीवन कैद तक का प्रावधान उसमें है। अगर इस तरह सख्ती से थोड़ी कार्रवाई होगी, हालांकि इससे पहले हिट एंड रन का कानून भी केंद्र सरकार ने बनाया था, उस पर किसी वजह से फिलहाल उसको रोक दिया गया है, उसमें भी कड़े सजा के प्रावधान थे। बिल्कुल, लेकिन कम से कम जो कानून है उनका प्रॉपर इंप्लीमेंट हो। कहीं ना कहीं इस पर जो है कई सारी विंग्स बनाने की भी जरूरत है जिला स्तर पर भी, क्योंकि एक एसोसिएशन है, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं यहाँ पर, चूंकि एसोसिएशन फॉर पॉलिसी एनालिसिस एंड इंटेलेक्चुअल एनरिचमेंट एक एसोसिएशन, उनका कहना है कि रोड सेफ्टी को लेकर के एक विंग्स होनी चाहिए, वो जिला लेवल पर उस पर जो है मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये प्रदेश लेवल की तो होनी चाहिए। इसके साथ ये भी कहती है कि जो 50% जो ड्राइवर होते हैं उनके आईसाइट वीक होती है, और उसके साथ ही साथ जैसे कि अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है, स्मार्ट सिटी में कहीं ना कहीं जो साइकिल ट्रैक होते हैं उनको अलग से बनाने का प्रावधान करना चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं। प्रेरणा मैडम, आप कुछ कहना चाह रही थी एआई के ऊपर जब आप बात कर रहे हैं, तो अभी हमारी गाड़ी में जैसा ब्रेथ एनालाइजर तो बोला, वो हमारे देश में भी प्रयोग शुरू हो चुका है कई कई जगहों पे। उसके अलावा आंखों की पुतलियों से जो नींद है, फटीग है, उसको भी रीड करने के लिए सॉफ्टवेयर हमारे देश में भी इंस्टॉल हुए हैं, और प्रायोगिक तौर पे कई जगहों पे उसका टेस्टिंग हो रहा है। लेकिन उसके अलावा एक डिवाइस है जो व्हीकल के ड्राइवर के बिहेवियर को भी टेस्ट करती है कि वो तेज चला रहा है, वो रोड का जब वो लंबी दूरी पर चल रहा है तो कहाँ पे उसने रिस्क लिया, कहाँ पे उसने जल्दी से ब्रेक लगाए, वो उसको वो डिवाइस आजकल गाड़ियों में काफी हद तक प्राइवेट जो ऑपरेटर्स उन्होंने तो यूज किया है, बट मैं आपकी मार्फत सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगी कि वो डिवाइस को कंपलसरी किया जाए सभी गाड़ियों के अंदर, ताकि वो ऑटो पायलट की तरह ड्राइवर के बिहेवियर को इमीडिएटली रिकॉर्ड करती हैं, पूरे रास्ते को रिकॉर्ड करती हैं, और ड्राइवर का अगर रिस्की ड्राइवर है तो उसका पैटर्न पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है। जैसे हमारे मोबाइल पे स्कोर्स आते हैं, वैसे ही वो ड्राइविंग स्कोर्स के रूप में हम उसको ड्राइवर का गुड ड्राइवर और मॉडरेट ड्राइवर और बैड ड्राइवर्स की स्कोरिंग कर सकते हैं, जिससे कि वो इंश्योरेंस लेते समय वो लिंक हो सकता है, लाइसेंस के अंदर लिंक हो सकता है। तो और फिर वो ड्राइवर पे प्रेशर भी क्रिएट करता है, जॉब्स में भी उसकी सैलरी इंक्रीमेंट के टाइम पे भी उसके गुड ड्राइविंग बिहेवियर, वो स्कोर के जैसे हमारा क्रेडिट स्कोर होता है, वैसे ही ड्राइविंग स्कोर भी हम निकाल सकते हैं। वो टेक्नोलॉजीज हमारे देश में ऑलरेडी आ
चुकी हैं, लेकिन सरकार ने उसको भी कंपलसरी नहीं किया हुआ है, तो वो ऑप्शनल है। तो अब उसको इट्स अ राइट टाइम कि वो कंपलसरी कर देना चाहिए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, काफी अहम इन्होंने सवाल उठाया, चूंकि उन्होंने सरकार से बात की है, चूंकि सरकार की नुमाइंदगी आप यहाँ पर कर रहे हैं, आप अधिकारी हैं इस ट्रांसपोर्ट को लेकर के। ये कह रही थी कि मैडम कि जिस तरीके से कई सारे ऐसे डिवाइसेज आते हैं जो बिहेवियर को तय करते हैं, पकड़ते हैं क्या कुछ है, ड्राइवर का क्या बिहेवियर रहा है। कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आइरिस को देख लेते हैं कि उनको नींद आ रही है, क्या कुछ हो रही है। तो क्या हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है? अगर नहीं की जा रही है तो कब तक यूज की जाएगी? आपसे ये सवाल है। यह मैडम ने जो बात बताई एआई बेस्ड, और तो मोटर व्हीकल एक्ट में 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ है, 136 से एक नई धारा जोड़ी गई कि सड़क सुरक्षा को लेकर पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जाएगी, चाहे व्हीकल हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे सड़क हो, सब में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रैफिक सिस्टम लाया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप चलिए देखिए कि अब सड़क पर जो है, सड़क पर भी जो है वेरिएबल मैसेज साइन, और सड़क पे भी टेक्नोलॉजी, व्हीकल में जैसे आपका सीट बेल्ट अलार्मिंग सिस्टम, ये जो जैसे अभी बता रहे हैं शराब पीकर कोई गाड़ी चला तो उसका भी सिस्टम आ रहा है। जो ड्राइवर का डायग्नोसिस हो, कि ड्राइवर ने मान लो 8 घंटे से वो है सर्विस दी, तो उसका कैसे डायग्नोसिस हो, उसमें इस तरह का बहुत बड़े फ्लीट ओनर उसको यूज कर रहे हैं, तो उस पर काम चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली इनको रूल में डालती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सारे काम चल रहे हैं। तो जैसे ही वो रूल में डाल के नोटिफिकेशन हो जाता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे 2 व्हीलर में ABS सिस्टम लगाना है, वो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो कुछ व्हीकल मैन्युफैक्चर उसका थोड़ा सा अपोज करेंगे, भाई टाइम कॉस्ट बढ़ जाएगी, 2 व्हीलर से लोग सामान्य व्यक्ति लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो सेफ्टी डिवाइसेस को धीरे धीरे जैसे कंपलसरी। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको कि सरकार क्या करती है कि जैसे गांव से कोई आदमी हाईवे पे मिलता है तो 50 मीटर पहले उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जानी चाहिए, और एक 8 भुजाओं का एक चिन्ह लगा हुआ होता है, वो कहता है स्टॉप है ड्राइवर, तो एक सफेद लाइन पर रुक, दाएं देख, बाएं देख, फिर दाएं देख, फिर मिल। लेकिन आज तक भारत का कोई भी व्यक्ति जब हाईवे पे मिलता तो कोई रुक के नहीं मिला। तो सरकार क्या कर रही है कि उसमें ओवर ब्रिज बना दिया, जैसे मान लो आपने देखिएगा वेहिकुलर अंडरपास, केटल अंडरपास, पेडेस्ट्रियन अंडरपास बना दिया ताकि वो नीचे से निकले। तो इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं। तो लेकिन ड्राइवर को कुछ चीजें ऐसी होती है जो लोगों को जानकारी होनी, जैसे मैं स्पीड फिनोमिना की बिल्कुल जानकारी नहीं देश में, 99 को मैं पूरे देश भर में जाता हूं, तो अभी जो स्पीड के अंदर जो है एक्सप्रेस वे पे कोई गाड़ी जाती है 9 सीट तक की 4 पहिया यात्री वाहन, तो वो 120 तक चला सकता है। लेकिन दूसरा डिवाइडर वाला हाईवे है जो 4 लेन की कम से कम है, तो वहां 100 चला सकता है। बाकी समस्त जगह सारी सड़कों पर शहर में 70 से ज्यादा नहीं चला। ये ड्राइवर को याद करना है कि मैं 9 सीट तक की कार चलाता हूं, वहां 120, यहाँ 100 डिवाइडेड है, कम से कम 4, बाकी जगह मैं 70 चलाऊंगा। 9 सीट से ऊपर है वहां, तो वहां 100 चलूंगा, यहाँ मैं 90 चलूंगा डिवाइडेड हाईवे, बाकी जगह मैं 60 चलूंगा। जैसे कि अनडिवाइडेड, जैसे दौसा मनोहरपुरा हाईवे वाला हुआ, जयपुर पर जैसलमेर है, कि हनुमानगढ़ वाले रोड है जहाँ एक ज्यादा एक्सीडेंट होता है, वो बिना डिवाइडर वाले हैं, वहां स्पीड 60 है और कार की 70 है, वो कार वाला 100 के आसपास चलेगा, वो चलेगा। तो ये क्या है कि जो स्पीड लिमिट है नेशनल स्पीड लिमिट है, गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से और कम करती है, वही सड़क पर डिस्प्ले मिलती है। बाकी जो नेशनल स्पीड लिमिट तो ड्राइवर को याद करना है। अभी जो मैडम ने बोला कि ड्राइवर्स के लिए नहीं है, जो अगर आप 4 लेन की बात करते हैं तो 4 लेन पे आप देखेंगे जो डिवाइडर के पास वाली को कहते हैं लेन नंबर 1, बीच उसके बाद वाली को लेन नंबर 2, उसके बाद एक सफेद लाइन के बाद 1.5 मीटर का पक्का शोल्डर, वहां मोटरसाइकिल चलेगी, और लेन नंबर 2 में सारी गाड़ियां चलेगी, और लेन नंबर 1 से ओवरटेक करेंगे, और अधिकतम सूटेबल टाइम और 500 मीटर ज्यादा नहीं करवा, फिर लेन नंबर 2 में आ जाएगी। लेन नंबर 1 में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड चलेगी। ये 4 लेन का है। और 6 लेन पर अगर चलते हैं अपन तो 9 सीट तक का 4 पहिया यात्री वाहन लेन नंबर 2 बीच वाली लेन में चलेंगे, ओवरटेक लेन नंबर 1 से करेंगे, 9 सीट से ऊपर वाली और सारे गुड्स व्हीकल लेन नंबर 3 में चलेंगे, लेन नंबर 3 वाली गाड़ी लेन नंबर 2 से ओवरटेक करेगी, और सफेद लाइन से बाहर जो है 1.5 मीटर पे मोटरसाइकिल चलेगी। ये 6 लेन और 4 लेन का मैंने आपको बताया। तो ये स्पीड फिनोमेना और लेन ड्राइविंग, इसको समझने की जरूरत है। प्रेरणा मैडम, जिस तरीके से कुछ मानकों को बता रहे थे, किस तरीके से जो नियम है, इन नियमों को याद कर लेना चाहिए, ड्राइवर हो या फिर आम लोग चलाने वाले कोई भी हो, सबको याद रखना चाहिए। आप मैडम एक प्रोफेसर भी हैं, प्रोफेसर के तौर पर आप जो है बच्चों को शिक्षित करती हैं, लोगों को बताती हैं। ऐसे में जब जो आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप कैसे इस चीज को लेकर अवेयर करती हैं, कैसे चीजों को समझाती हैं कि जो ये ड्राइविंग की जो स्किल्स होती हैं, ड्राइविंग के जो मानक होते हैं, ड्राइविंग के जो नियम होते हैं, वो कैसे आप बताती हैं? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे देश में अभी फिलहाल वर्तमान में कहीं भी सड़क सुरक्षा को लेकर के कोई भी ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोफेशनली नहीं चल रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। ये हमने और वीरेंद्र
वीरेंद्र जी ने या कुछ हमारे जैसे जो लोग हैं जो सड़क सुरक्षा को काम करते हैं, उन्होंने अपने स्तर पे कुछ कोर्सेज बनाए हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और गांवों के अंदर जाकर एक अवेयरनेस के रूप में हम चलाते हैं। और उसमें जैसा ड्राइविंग 40 सालों ने बताई थी, वो 40 रूल्स पे तो हम कोशिश करते हैं स्टेक होल्डर वाइज कि अगर पदयात्री हैं तो पदयात्रियों को क्या सुरक्षा रखनी चाहिए, क्योंकि पदयात्रियों को भी सड़क पे चलते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप कहीं से भी सड़क पे गाड़ी के सामने आ सकते हैं। इसी तरह से 2 पहिया वाहन चालकों को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो हम जो टारगेट ग्रुप है कि हम कॉलेज के बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और वो ज्यादातर 2 पहिया वाहन चालक होते हैं, तो उन्हें हम 2 पहिया वाहन चालकों की खतरे, उनकी अपनी सुरक्षा, जब वो भीड़ में अगर नहीं है, वहां सड़कें लेन नहीं है और उसमें निकलना है, तो क्या क्या वो चीजें अपनी ध्यान रख सकते हैं उसके बारे में। और जो गुड्स मैरिटन, जैसे अभी मैडम भी बोल रहे थे, मैरिटन भी, और आपने भी बोला, ये जो स्कीम है कि अगर दुर्घटना हो जाए तो किसी घायल व्यक्ति को आप तुरंत अस्पताल पहुंचाएं, आपसे कोई नाम पता नहीं पूछेगा। अब तो ये कानून का रूप ले चुका है 2019 से, और भारत सरकार और राजस्थान सरकार इस पे प्रोत्साहन राशि भी देती है अगर आप, लेकिन जब अगर आप प्रोत्साहन राशि लेना चाहते हैं तो फिर आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें आपको नाम पता जरूर देना पड़ता है। लेकिन अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें आम जनता में अभी वही जो अंदर एक से सुनी से 4 ने सुना, वो भय और वो जो वातावरण है, उसको हम बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम मिटाएं। और हम यूजीसी लेवल पे भी ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार, यूजीसी इसको डिप्लोमा, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के जो कोर्सेज हैं सड़क सुरक्षा मैनेजमेंट के, जिसमें मैंने 3 बातें कही थी कि रोड इंजीनियरिंग खराब है क्योंकि हमारे इंजीनियर्स को उस तरह से समझाया नहीं गया है, नए जो सुरक्षा मानदंड आए हैं उस तरह से उनकी अपडेट नहीं है, उनके अपग्रेडेड कोर्सेज नहीं है। वाहन जो बनाने वाले निर्माता हैं उनको वो अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर्स के साथ में ही वो इनबिल्ट व्हीकल को बेचे, वो अभी उनकी जानकारी नहीं है। सेल्स के टाइम पे भी आप देखेंगे, आप गाड़ी खरीदने भी जाते हैं तो वो आपको माइलेज बताते हैं कि इतना तेज चलेगी, इतना पेट्रोल दे देगी, लेकिन वो सुरक्षा के मानक आपको नहीं बताते कि आपकी गाड़ी कितनी सुरक्षित है। तो हर चीज के लिए पढ़ाई भी होना जरूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी चाहिए। खास तौर पे जैसे आपने, वीरेंद्र जी पहले अधिकारी हैं जिन्होंने रोड सेफ्टी में पीएचडी किया, बाकी कितने अधिकारी हैं जो रोड सेफ्टी के बारे में जानते हैं? बिल्कुल, तो यानी कि जो अधिकारी हो, जो भी रोड सेफ्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अवेयर होना, उनको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है और वो उसका अभाव है अभी हमारे देश में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और इसके साथ साथ राजकुमार जी, जिस तरीके से मैडम अभी बता रही थी, चूंकि ये प्रोफेसर हैं, अपने इनके जो भी स्टूडेंट होते हैं सबको ज्यादा से ज्यादा ये अवेयर करती हैं। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ कई सारे प्रोग्राम चलाती है, किस किस लेयर पे लोगों को अवेयर कर रही है? देखिए, जो ड्राइविंग लाइसेंस बनने से पहले आजकल सिमुलेटर पे टेस्ट होता है, उसके पहले 1 महीने का जो उनको लर्निंग का जो पीरियड होता है, उसमें भी ड्राइविंग स्कूल चलाने वालों को भी काफ़ी उनको बताया जाता है कि भाई कम से कम आप परफेक्ट ड्राइवर तैयार करो। उसके बाद वहाँ ट्रायल जहाँ होता है वहाँ भी अब वो जो ऑटोमेटेड ट्रैक बना दिया है तो उस पर ट्रायल लिया जाता है। कई बार वो हालांकि ख़राब होता है जयपुर में ही, तो जनरली यूँ भी लाइसेंस बन जाते हैं। सेकेंडरी, अब एनफोर्समेंट को भी बड़ा सख्ती से फॉलो किया जा रहा है। जयपुर में कल एक बड़ा काम हुआ है जी, कि ये जो अभी सड़क सुरक्षा अभियान इन एक्सीडेंट्स के बाद सीएम के डायरेक्शन चलाया गया, उसमें अब लापरवाही से व्हीकल चलाने वालों पे एफआईआर दर्ज हुई है। कल जयपुर में 3 एफआईआर ऐसी दर्ज हुई हैं जिनमें उनके खिलाफ मतलब आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया, क्योंकि वो लोग जो है या तो ओवर स्पीड गाड़ी चला रहे थे, या कहीं सड़क पे लापरवाही कर रहे थे, या पुलिस मैन ने, जब ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो वो गाड़ी को भगा ले गए। तो उनके खिलाफ कैमरे से उनका फोटोग्राफ लिया गया और उनके 3 एफआईआर कल जयपुर में दर्ज हुई हैं। ये भी बहुत ही बड़ी चेतावनी है, लोग अब संभल जाएं, वरना सरकार समझाने के साथ ही सख्ती पे भी उतर सकती है। बिल्कुल, और आपराधिक मुकदमे में आपको पता ही है कि उसका फिर निस्तारण पूरी तरह आपको लंबे चौड़े कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही होगा। इसलिए सड़क पर अगर आप व्हीकल चला रहे हो थोड़ा संभल कर और काफी कुछ बातें इन्होंने बताया कि सरकार काफी कुछ चीजें करेंगी। जिस तरीके से जो एफआईआर की बात इन्होंने की, अपने आप में कहीं ना कहीं एक नजीर पेश करेगी जो लोग बेतरतीब जो है गाड़ियां चलाते हैं, तेज चलाते हैं। आपसे जानना चाहिए, क्योंकि सरकार कई सारी चीजें प्रोग्राम चलाती है, अवेयर करती है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग हैं शराब भी कर, दारू मतलब जो है गाड़ी चला रहे हैं, सारी कुछ चीजें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो उनके लिए क्या कुछ प्रावधान, उनको पनिशमेंट करने के लिए और कैसे उनको जो है इंप्लीमेंट किया जाता है? जैसा अभी राजकुमार जी ने बताया है कि एनफोर्समेंट 2 तरह का होता है। एक अपराध ऐसा होता है जो दिखता है, दिखने वाले अपराध को अब कैमरे से सर्वाइलेंस करके उसको एनफोर्स किया जा रहा है, और एक होता है तकनीकी प्रावधानों का एनफोर्समेंट। जैसे मान लो गाड़ी में कोई गड़बड़ है तो गाड़ी रोक के देखना पड़ेगा, मान लो उसने शराब पिया तो कैमरे में तो आ गया, लेकिन उसको रोक के उसका ब्रीथ एनालाइजर से टेस्ट करना होगा जी। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर शराब पीकर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसको 6 महीने की तो सजा है और 10,000 रुपए का फाइन है न्यायालय में, लेकिन 2 बार वो गलती करने में उसका लाइसेंस हमेशा के लिए वापस लेने का प्रावधान है। लेकिन क्या है कि एक सरकार चाहती है कि एक बार लोगों को इतनी एजुकेशन हो जाए, फिर एनफोर्समेंट को इतना इफेक्टिव किया जाए। लेकिन अब समय आ गया, क्योंकि अब एजुकेशन करते करते हैं, कब तक इसको करें। आज आप हेलमेट की लीजिए, आप हेलमेट पे 4 जुर्माना है,
आप हेलमेट नहीं पहना 1000 रुपए जुर्माना, पीछे वाले ने नहीं पहना तो आगे वाला देगा कि पैसे 1000 रुपए जुर्माना, 3 महीने उसका लाइसेंस अयोग्य करार दिया जाएगा, फिर उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर उसको सामुदायिक सेवा करनी पड़ेगी, यूनिट ब्लड बैंक में ब्लड देना पड़ सकता है, वो ऑर्थोपेडिक वार्ड में उसको सेवाएं देनी पड़ सकती है अटेंडेंट के रूप में, या किसी 2 दिन की ट्रेनिंग करके आया तो स्कूल में पढ़ा के आना पड़ सकता है, या किसी चौराहे तरह में ट्रैफिक पुलिस के साथ। तो हमारा देश का कानून सख्त है, 2019 में सख्त कानून आ गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का जो अभियान हमारे देश में चल रहा है, हम अब इसकी जरूरत पड़ गई एक सुरक्षित भारत अभियान, यानी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मिशन। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर, केंद्र और राज्य प्रवर्तित 24 घंटे और 7 दिन, ये जो आप जैसे बोलते हैं ना सप्ताह, ये सप्ताह शब्द खत्म हो जाना चाहिए। और 24 घंटे और 7 ही दिन एजुकेशन, यानी एजुकेशन ड्राइव चल रहा, सारी स्कूल में हर महीने एक्टिविटीज हो रही, हर स्कूल में 2-2 सर्टिफाइड रोड सेफ्टी टीचर्स बन गए, सारे रोड के किनारे वालों को एजुकेट किया, ग्राम पंचायत स्तर पर कैंपेन चल रहे हैं। और एजुकेशन ड्राइव एनफोर्समेंट में जो कैमरे से हो रहा, बाकी पूरे राज्य में एनफोर्समेंट, पूरे 18,000 पुलिस थाने हैं, प्रभावी रूप से और व्यापक रूप से और पारदर्शी तरीके का एनफोर्समेंट हो रहा। इंजीनियरिंग में जितने भी सुधार हो सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत सुधार होने की आवश्यकता है, मतलब बहुत छोटे छोटे सुधार जो ऐसे हैं, जैसे आप ये जो भांकरोटा वाला एक्सीडेंट का एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं। भांकरोटा वाला एक्सीडेंट में ये एक बार में आया कि कई लोगों ने ये कहा कि वहां पुलिसकर्मी नहीं थे। मेरा ये मानना है, एक राजस्थान में 900 पुलिस थाने हैं, एक पुलिस थाने में 50 पुलिसकर्मी होते हैं औसतन, लेकिन एक थाना क्षेत्र में 300 मैंडेटरी रोड साइन होते हैं, जो गोल आकृति के होते हैं। इन्हें निर्जीव पुलिस कहा जाता है, ये 5.5 फीट हाइट के होते हैं। लेकिन पुलिस को मैं ट्रेनिंग देने जाता हूं, उनको ये बताता हूं ये आपके ब्रदर हैं, भाई है, जो आपके बिहार पर आदेश दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक को ये पता नहीं कि ये पुलिस है। जैसे कि यहाँ भांकरोटा में जो एक्सीडेंट हुआ तो मीडियन था, तो जब भी किसी सीधे रोड पे जाते हैं तो मीडियन जो आता है ना, जिसको कट कहते हैं, जब भी कोई मीडियन आएगा उससे पहले 50 मीटर पहले सब गाड़ियों की स्पीड 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी, 50 का बोर्ड होगा, यानी आदेश दे दिया गया 50 करें। उस कट के ऊपर एक कट से पहले एक ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड का बोर्ड, यानी अब ओवरटेकिंग बंद है। फिर उस कट के ऊपर ये दोनों कॉर्नर पे कीप लेफ्ट का साइन आता है, यानी 6 लेन है तो सारी गाड़ियां लेफ्ट लेन में हो जाएगी, तो दोनों आने जाने वाली सब लेफ्ट हो जाएगी। तो जब वो यू टर्न कर रहा टैंकर, जैसे यू टर्न किया, जैसे ही वो घूमती 2 लेन खाली मिलनी चाहिए, तो खाली मिलती, और वो जो कंटेनर आ रहा था वो तीसरी लेन में था, तो उसका हॉर्स से भिड़ंत होती तो टैंकर से भिड़ंत नहीं होती। ये इसके लिए ड्राइवर की ट्रेनिंग। कई बार ऐसी भी चीजें देखने को आती हैं कि कई बार बेतरतीब कट लगे होते हैं रोड्स पे, देखा जाता है। कई बार जो साइन बोर्ड होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है सही नहीं लगे होते हैं, उसकी वजह से भी दुर्घटनाएं होती हैं। इनको दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और सर मेरा एक दूसरा सवाल भी इसमें है, मान लीजिए कोई आम नागरिक है, अगर उसको कहीं कोई ऐसी कमी दिख रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो कैसे सुनिश्चित करे, कहाँ शिकायत करे, या कोई हेल्पलाइन नंबर हो तो उसके बारे में भी बताएं। अभी जिले में जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक होती है, 15 दिन में उसकी सारे स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग होती। कोई भी जिले का व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि मैं गांव से आता हूं, मेरे को वहां पर स्पीड कंट्रोल करना, क्योंकि बीच की स्पीड करनी होती नहीं है, तो मान लो स्पीड कामिंग का नहीं है, कोई रोड साइन लगा हुआ ही नहीं है, जैसे मैंने बोला आपको मैंडेटरी रोड साइन है, अगर 300 के करीब उन्होंने, तो बहुत सी जगह नहीं है तो बताए, और वो कहीं भी लेटर डाल सकता है, सूचना दे सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप है, कहीं किसी भी मीडिया के माध्यम से, वहाँ AN होता है, वहाँ पर PWD के AN से, SHO के माध्यम से, किसी भी तरीके से, क्योंकि अब सब लोग एक्टिव है, तो ये मैसेज होने पर वो रोड साइनेज तुरंत लग सकते हैं। अभी सरकार क्या कर रही है कि सभी विभागों में जितने भी रोड बने हुए उनकी एक ऑडिट कर रही है, उसके कहते हैं ऑपरेशनल रोड सेफ्टी ऑडिट, जो सड़क के सामान्य इंजीनियरिंग दोष क्या क्या है उनको करके और शॉर्ट टर्म में उसको मेजर्स को दूर किया जा रहा है। तो रोड इंजीनियरिंग में दूसरा एक बहुत बड़ा जो कारण है एक्सीडेंट का, जितने भी नेशनल हाईवे है उस पर सेंटर से 40 मीटर इधर और 40 मीटर तक एक बिल्डिंग लाइन होती है, उससे पहले कोई भी निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि अगर 60 मीटर का ROW का हाईवे है तो यानी सेंटर से 30 मीटर इधर, 4 मीटर का डिवाइडर है, 2-2 मीटर, 3.5 मीटर की 3 लेन है, मान लो 6 लेन हाईवे, 1.5 मीटर का पक्का शोल्डर, 1.5 मीटर का पक्का कच्चा शोल्डर, तो 15.5 मीटर हो गया, 14.5 मीटर जो जमीन बची हुई और 10 मीटर उसे उसकी खुद की निजी जमीन में खाली छोड़ना है। तो 24.5 मीटर में गाड़ी को घुसना और निकलने के लिए 100 मीटर और 70 मीटर की लेन बनाना जरूरी, और NHAI से परमिशन लेनी पड़ती है, 2.5 लाख रुपए की उसकी फीस है, ताकि वो NHAI ये करती है, सारों के लिए है, अभी केवल पेट्रोल पंप वालों के लिए कर रखा है, लेकिन नियम में सभी के लिए है।
इन मानकों के आधार पर ये जो निर्माण होने चाहिए उस सड़क के जो निर्माण होता है। मैडम, आपने जिस तरीके से भी सड़क की गुणवत्ता को लेकर के काफी कुछ चीजें बताई वो काफी बेहतरीन रही, लेकिन अगर हम कार की गुणवत्ता की बात करते हैं, जो वाहन उनकी गुणवत्ता की बात करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें निकल करके आती है कि जो हमारे यहाँ इंडिया में जो कारें बनती हैं या कई सारे ऐसे वाहन बनते हैं उनकी जो गुणवत्ता नहीं होती, मतलब उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप उनको मानकों पे तय किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं वो बाहर रहते हैं। तो जो कंपनियां होती हैं उनकी क्या कुछ जो है जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनके ऊपर कैसे मॉनिटरिंग की जानी चाहिए कि जो वाहन बन रहे हैं उनकी क्या कुछ गुणवत्ता होनी चाहिए? देखिए, ग्लोबल स्तर पे तो ग्लोबल एनकैप न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इसको बोलते हैं, जीकैम। और भारत में हालांकि पिछले साल या उससे पिछले साल 2024 में ही भारत एनकैप लॉन्च हुआ है, जो भारत न्यू कार प्रोग्राम है, जिससे पहले हमारे भारत में ऐसा कोई टेस्टिंग एजेंसी नहीं थी। जो ग्लोबल लेवल के जो ऑथराइज्ड मानक हैं उसके हिसाब से वही सेम कंपनी हमारे यूरोप की कंट्री में तो 5 स्टार, इसको 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार रेटिंग दी जाती है वाहनों को। और रेटिंग में वो पैसेंजर जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनकी सुरक्षा की टेस्टिंग करते हैं कि बच्चों के हिसाब से वो गाड़ी कितनी सुरक्षित है, महिलाओं के हिसाब से कितनी सुरक्षित है, या आगे बैठने वाले और पीछे बैठने वाले। तो टेस्ट होते हैं, क्रैश लैब्स होती हैं जिसमें आपस में वो टकरा के स्पीड लिमिट के ऊपर एक उसकी टेस्टिंग देखते हैं। तो ये पहले ग्लोबल में था, लेकिन पिछले साल इसको भारत एनकैप के रूप में यहाँ पे हमारे यहाँ लॉन्च किया गया। और उसमें अभी फिलहाल के लिए तो वॉलंटरी है कि जो वाहन निर्माता हैं कंपनियां, वो आकर के अपने नए जितने भी मॉडल्स हैं उनको वो टेस्ट कराएं और रेटिंग इंश्योर करें कि वो हर ये जो वर्ग है इसके हिसाब से वो गाड़ी कितने स्टार रेटिंग है और उसको डिस्प्ले करें बेचने के टाइम पे और ग्राहक को बताएं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो अभी जैसे टाटा, मतलब कुछ कंपनीज हैं जो इस चीज को फॉलो कर रही हैं, जो इस चीज को फॉलो कर रही हैं, बाकी अभी नहीं कर रहे, तो उस पर अभी काफी काम भारत सरकार की तरफ से चल रहा है। राजकुमार जी, हम आपके पास आना जी, शुरुआत में जब चर्चा कर रहे थे तो आपने एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी कि कार पूलिंग की बात की जा रही थी। ये कार पूल का जो सिस्टम होता है ये हमारे इंडिया में बहुत कम देखा जा रहा है। इसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि एक ही परिवार में कई सारी कारें होती हैं, तो ऐसे में सरकारों को क्या कुछ रोल होना चाहिए कि उसको कैसे, उसको जो कोई मानक तय किया जाए और कार पूल जो सिस्टम होता है वो कैसे इसको शुरू किया जाना चाहिए, कैसे लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है अवेयरनेस। पड़ोसी को अपना दोस्त समझो, पूछो तू कहाँ तक जाता है। एक तो इससे आपका खर्चा भी बचेगा। अगर 2 पड़ोसी आसपास रहते हैं और एक ही सेक्टर में नौकरी करने जाते हैं, या 4 परिवारों के बच्चे एक फ्लैट में रहते हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं, तो वो अलग अलग कार्स जाते हैं। तो उसके बजाय वो सबको एक कोई पर्टिकुलर जिम्मेदारी ले, उससे आपका भी बर्डन कम होगा। वीक में एक बार एक फैमिली को अगर सारे बच्चों को लेकर वो स्कूल छोड़े तो उससे उनका बर्डन भी कम होगा और सड़क पर अनावश्यक ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। भाईचारा भी, कारपूल का भाईचारा बनेगा, बच्चे साथ रहेंगे तो जुड़ेंगे भी। उनको आप एक साथ सिखा भी सकते हो बच्चों को भी ट्रैफिक रूल्स की, इसका ये फायदा है। इन फ्यूचर बड़े होकर भी समाज में वो एक दूसरे का योगदान और हेल्प का नेचर भी इससे बढ़ेगा और अनावश्यक सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा। जनरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज भी बहुत ज्यादा करना चाहिए लोगों को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज से अनावश्यक आप दुर्घटनाओं से बचते हैं और सड़क पे रेगुलर ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा होने से भी बचा होता है। संसाधन भी जरूर सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बढ़ाने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो दर्शकों, हम अपनी इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं और हम जल्दी से कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैडम सर से लेना चाहेंगे। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आप मेरा एक सवाल ये रहेगा, जो हमारे ड्राइवर भाई जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, हालांकि देखने को तो हर तरीके के लोग देख रहे हैं, लेकिन जो ड्राइवर्स जो लोग हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देंगे उनको आप? मैं सभी ड्राइवर भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूं कि सभी जो भी ड्राइव करते हैं वो अपने आप को एक ऐसा भारत का आंतरिक सिपाही समझे और किसी भी स्थिति में जहां से भी मिले, क्योंकि अभी तक भारत में ड्राइविंग का गुरु ड्राइवर ही रहा, अच्छे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से वो ट्रेनिंग ले और एक कुशल चालक बने और जब सड़क पर आए तो संयमित, आत्मविश्वास के साथ, धैर्य के साथ और एक अपना अच्छा व्यवहार रखते हुए, ताकि आपको सब लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हुए देखें और हम एक 2047 तक विकसित भारत के इस सपने को, हादसों रहित राष्ट्र के निर्माण में ड्राइवर की महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आप आए तो निश्चित तौर पे हम और ये काम कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारा देश में हमारी संस्कृति ऐसी है। हमें केवल एक सड़क संस्कृति विकसित करनी है, हमें सड़क के नियम विनियम मानकों को समझना है और उनका 100% पालन करना और एक दूसरे का सम्मान करना, तो निश्चित तौर पे एक दिन हमारा देश भी दुर्घटना मुक्त बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल। प्रेरणा जी, जिस तरीके से चूंकि आप प्रोफेसर हैं, हमने शुरुआत में ही कहा था आप कई सारे बच्चों को अवेयर करती हैं, तो जो स्टूडेंट्स हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगी, यहाँ ड्राइवर का मतलब केवल जो बस और ट्रक चलाते हैं वो नहीं है। हम अपनी 2 व्हीलर चलाते हैं तो हम भी ड्राइवर हैं, हम कार में महिला हैं चाहे पुरुष है, हम अगर कार चला रहे हैं 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हम सभी ड्राइवर हैं जो वाहन चालक है, वाहन चला रहा है। तो चाहे वो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, खासतौर पर मैं
मैं हमारी महिला जो स्कूल की और कॉलेज की स्टूडेंट्स होती हैं उनके साथ भी मैं काम करती हूँ। तो आप सभी को मेरा ये निवेदन है कि मैं स्वयं एक रोड एक्सीडेंट में बची हुई हूँ। मैं खुद ही अपनी गाड़ी चला रही थी और मेरा जो ये चुन्नी है वो पीछे गाड़ी में फंस गई थी। खास तौर पे महिलाओं के लिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वाहन खुद चला रही हैं या पीछे भी अगर बैठी हुई हैं, खासतौर पे दोपहिया वाहन पे, तो अपने कपड़ों को, अपने जो लहंगा साड़ी है, अपनी चुन्नी है, उसको संभाल के बैठे। अपने बच्चों को आपने अगर गोदी में लिया हुआ है तो उसको थोड़ा सा तरीके से ढंग से संभाल के अच्छे से बिठा के, और टू व्हीलर पे हैं तो खासतौर पे अभी सेफ्टी बेल्ट्स भी आ गई हैं, उसको बेल्ट से बांध के ही बिठाएं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भी झटका लगता है तो जो पीछे बैठा हुआ है, खासतौर पे महिलाएं और बच्चे, वो उछल के नीचे गिरते हैं और उनको वो ज्यादा चोटग्रस्त होते हैं। तो महिलाओं को खासतौर पे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसको बैठे और संभल के बैठे और संभल के गाड़ी चलाएं। बिल्कुल। राजकुमार जी, फाइनल कमेंट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सड़क पे चलने वाला हर आदमी जो भी व्हीकल लेकर चल रहा है वो ड्राइवर है। खासकर मैं युवाओं से और महिलाओं से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ चलाएं, घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके बराबर में कोई बड़ा व्हीकल हो, तेजी से निकल रहा हो, लेकिन आपका खुद का कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस दूसरों को बचा सकती है, आपको बचा सकती है। युवाओं से खासकर यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, ट्रिपलिंग नहीं करें, हेलमेट लगाएं, तो आप बहुत सेफ रहेंगे। और रोड सेफ्टी के मानक जो सड़क पे दिए हुए साइन बोर्ड्स हैं, जो ट्रैफिक की स्पीड है, उसको फॉलो करोगे तो एक्सीडेंट में अपने आप ही आधी कमी आ जाएगी। तो अवेयरनेस सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, कोई आपको टोकने नहीं आएगा। आपकी जान की खुद की कीमत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में रोड पर चलते समय खुद अवेयर होकर चलें तो खुद के लिए भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी आप सुरक्षित कर पाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा की। और वीरेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और राजकुमार जी, आपने भी जानकारी साझी की, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। तो जिस तरीके से अभी जो बातें निकल करके आई हैं कि हमें कोई समझाने के लिए नहीं आएगा, चीज़ें समझने के लिए रहती हैं, लेकिन हमें खुद से समझने की ज़रूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है ट्रैफिक के जो क्या कुछ नियम होते हैं उन नियमों का पालन करें। जो सरकार कहती है उस हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, देश डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जब ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो ये हमारे लिए एक आर्थिक स्थिति भी जो नुकसान करती है, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए दिक्कत की बात होती है। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आज जो चर्चा हुई है, आगे से आप जब भी कभी आप रोड पर निकलेंगे तो जो नियम कायदे हैं, जो इसके कानून हैं, उस हिसाब से आप गाड़ी चलाएंगे और शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। अगले हम एजेंडा में ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।